नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जो पुस्तक है वो भारत के उस दुर्लभ और अमूल्य धरोहर का सूची पत्र है जो अमेरिका से भारत आया है। पीएम मोदी इस बार अमेरिका से 157 कलाकृतियां लेकर भारत लौटे हैं। इस दुर्लभ कलाकृतियों को चोरी, अवैध व्यापार और तस्करी के जरिए दशकों पहले अमेरिका ले जाया गया था, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने जब्त कर दिया था। अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट के तौर पर ये कलाकृतियां दी। इनमें ज्यादातर कलाकृतियां 11वीं सदी से 14वीं सदी के बीच की हैं, जबकि कुछ कलाकृतियां 2000 ईसा पूर्व की हैं। ये कलाकृतियां भारत के करीब करीब हर राज्य से चुराकर दूसरे देशों में ले जाए गए। ये खबर राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार और पूर्व के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बिहार के महापर्व छठ पर्व की चर्चा की और नदियों की महत्ता पर जोर देते हुए नदी के घाटों की सफाई की बात कही। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को पटना के बीजेपी दफ्तर में कई मंत्रियों और पार्टी संगठन से जुड़े लोगों ने भी सुनी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन में ही बिहार बसता है, इसलिए उन्होंने छठ पर्व को याद किया। छठ की जो खास तौर पर पूजा की है, ये प्रकृति की पूजा है और यह विशेषता विशेष करके बिहार में दिखाई पड़ती है, इसलिए बिहार उनके मन में रहता है। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात उन्होंने आज किया तो बिहार भी स्मरण आया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विकास कार्य से ही नक्सल समस्याओं का समाधान हो सकता है। लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, तभी तो है कि कोई उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया। हम लोगों के यहाँ स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल भी नक्सलवाद पर बुलाई गई इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि बिहार के 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इन जिलों में नक्सली विकास कार्यों में बाधक बने हुए हैं। हालांकि बिहार में पहले की तुलना में स्थिति काफी बदल चुकी है। गुमला के चैनपुर प्रखंड में गुमला पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से भाकपा माओवादी के उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व एसपी कर रहे थे। यह ऑपरेशन चैनपुर प्रखंड के जमगई, कटकाही समेत कई गांव से सटे जंगलों में चलाया गया। साथ ही गांव के लोगों में सुरक्षा का भाव भी जगाया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की टीम नवगाई डैम पहुंची, जो पूरी तरह नक्सल क्षेत्र में है। एसपी ने सभी नक्सलियों से सरेंडर कर सरकारी योजना का लाभ उठाने की अपील की। अपने क्षेत्र में सूचना संकलन और उसका रेगुलरली चेकिंग, ये सब की जानकारी दी। कोई भी लूज मूवमेंट करने से मनाही किया गया और इसी को लेकर क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ मैं और नक्सल जो भी गतिविधि है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं सरेंडर नहीं करने पर एसपी ने नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर करने की भी चेतावनी दी है। साथ ही छापेमारी के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात कर गांव की समस्याओं से अवगत हुए। पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड बॉर्डर से 23 सितंबर को हथियारों का जखीरा जब्त किया था। इस दौरान पश्चिम बंगाल का हथियार तस्कर भी गिरफ्तार किया गया था। जिस मिनीगन फैक्ट्री में ये हथियार बने थे वो फैक्ट्री गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के घांघरी में है। इसकी जानकारी मिलने के बाद बंगाल पुलिस ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से यहां छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने की मशीन के साथ ही कुछ पिस्टल के पार्ट्स भी जब्त किए गए, जिन्हें बंगाल पुलिस अपने साथ ले गई। चल गई, फिर बगोदर पुलिस आई, अपने यहाँ
मतलब ताला बंद कर दिया और उसके बाद हम फ़ोन उन किए तो हम लोग 2 चौकीदार यहाँ नियुक्त कर दिए कि खाली आपको देख रेख करना है। अच्छा। और उन लोग बंद करके चाबी अपना ले गए थाना। घांघरी में मिनी गन फैक्ट्री के संचालन के खुलासे के बाद गिरिडीह पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अवैध मिनी गन फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और एक सिपाही की तैनाती कर दी गई है। बोकारो स्टील के स्टील यार्ड में शनिवार रात क्रेन से दबकर मजदूर की मौत हो गई। इस घटना से मजदूरों में आक्रोश है। मजदूरों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया और कंपनी से 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। मजदूरों की मांग है कि बोकारो स्टील में आश्रित को नौकरी दी जाए। कंपनी की ओर से मजदूरों के साथ बातचीत नहीं किए जाने पर लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। क्या बोलता है, वो पानी लाने के लिए जा रहे थे और क्रेन उतने देरी में बढ़ा दिया, उनका पैर में टक्कर लगा, वो गिर गए और उन पर चढ़ेले चल गया क्रेन। और क्रेन में ब्रेक व्रेक कुछ नहीं था। चाहते हैं ही कि जो भी उनका मुआवजा 20-25 लाख 30 लाख जो भी मतलब है मुआवजा उनको मिलना चाहिए। मृतक मजदूर वादो यादव भागलपुर का रहने वाला था, जो कैंप 1 में रहकर स्टॉक यार्ड में काम करता था। ड्यूटी के दौरान मजदूर क्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में क्रेन चालक की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। बेतिया में जहरीली शराब कांड में एसपी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शराब कांड के मुख्य आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के मुताबिक आरोपी ने स्वीकार किया है कि स्प्रिट के रूप में होम्योपैथिक दवा की आपूर्ति की गई थी, जिसका शराब के तौर पर ज्यादा सेवन किया गया और इसी के चलते 12 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति ने लौरिया के देउरवा गांव में स्प्रिट की सप्लाई की थी, उसकी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी के बाद ही ये खुलासा हुआ। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हुई। उस प्रकरण में जो मेन जहां से माल सप्लाई किया गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले प्रिंस कुमार सिंह ने ही लौरिया में स्प्रिट के तौर पर होम्योपैथिक दवा की सप्लाई की थी, जिसे पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 12 लोगों की मौत शराब पीने से होने की पुष्टि की गई थी। रांची नगर निगम अब पुलिस की तर्ज पर स्मार्ट सिटी में स्थापित कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर का इस्तेमाल करेगी। शहर में कचरा फेंकने वालों को सीसीटीवी कैमरे से पहचान की जाएगी। अगर सड़क पर कोई कचरा फेंकता पाया जाएगा तो उससे अधिकतम 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। जो जुर्माना है वो 500 रुपए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल के केस में 25,000 रुपए तक का भी जुर्माना हम लोग करने जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि आप उसको अपने डस्टबिन में डालें, उसको गार्बेज कलेक्शन की टीम को सुपुर्द करें। सड़क पे फैलाने से उसी कचरे को हटाने में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है। नगर निगम के इस फरमान को लेकर रांची वासी हतप्रभ हैं। उनका कहना है कि पहले निगम डस्टबिन तो रांची शहर में पूरी तरह बिठा ले, इसके बाद कार्रवाई की बात करे। वहीं लोगों का कहना है कि अगर शहर में कुछ जगहों पर डस्टबिन है भी तो वहां कैमरे नहीं। ऐसे में इस तरह की बात करना बेईमानी सी लगती है। नेपाल मंत्रिमंडल के फैसले के बाद भारत नेपाल बॉर्डर खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। नेपाल गृह मंत्रालय के शाखा अधिकारी सुमन पंडित ने सभी विभागों को मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में बॉर्डर पर कोविड नियमों की सख्ती से पालन का निर्देश दिया गया है। साथ ही नेपाल जाने वालों पर कई बंदिशें भी लगाई गई हैं। नेपाल के होटलों को भी सरकारी आदेश का पालन करना जरूरी होगा। नेपाल बॉर्डर पर प्रवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री ऑनलाइन पूर्ण आगमन फॉर्म भरने की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है। साथ ही लक्षण मिलने पर कोविड जांच के बाद ही उन्हें नेपाल में एंट्री मिल सकेगी। बता दें कि 22 मार्च 2020 से भारत सीमा से आवागमन पर नेपाल सरकार ने प्रतिबंध लगा रखी थी। केवल मालवाहक वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। लेकिन अब इस आदेश के बाद नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती इलाकों के लोगों में खुशी है। मधुबनी जिले में अवैध संबंध के चक्कर में शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने खूनी साजिश रची और पति की हत्या के लिए बॉयफ्रेंड को 60,000 रुपए की सुपारी दी। इसका खुलासा तब हुआ जब जयनगर थाने के बरही गांव में कुछ ग्रामीणों ने कमला नहर में युवक का शव तैरते हुए देखकर पुलिस को सूचना दी।
जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल से एक डायरी मिली। उस पर नेपाल का मोबाइल नंबर लिखा था, जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ। नेपाल की रहने वाली हरिहर देवी पूरी प्लानिंग के साथ अपने पति को नेपाल से जयनगर लेकर आई थी और बॉयफ्रेंड मुकेश यादव को 60,000 रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी। नेपाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सुपारी किलर बॉयफ्रेंड भी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, जबकि हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। मुजफ्फरपुर में चौकीदार का बेटा पिता की वर्दी पहनकर शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। यही नहीं, अपने पिता की वर्दी में वो लोगों को रौब भी दिखा रहा था। जब लोगों ने विरोध किया तो गाली देने लगा। आसपास के लोगों ने चौकीदार के बेटे को पकड़ा और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। मुशहरी थाने की पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से शराब की एक बोतल बरामद की गई। आरोपी का पिता मुशहरी थाने में चौकीदार है और बेटा हमेशा अपने पिता की वर्दी पहनकर लोगों को रौब दिखाता था। ये मुशहरी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वो नशे की स्थिति में थे, उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे के आदेश के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। चौकीदार से भी पूछताछ की जा रही है। डीएसपी के मुताबिक यदि इसमें चौकीदार की लापरवाही सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पटना के पटेल भवन के पास से गुजर रही छात्रा के साथ 3 युवकों ने छेड़खानी की और गंदा कमेंट करने लगे। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो तीनों युवाओं ने उसे जान से मारने की धमकी दी। छात्रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस बीच वहां से गुजर रहे लोग पहुंचे और तीनों मनचले युवकों को पकड़ लिया। भीड़ ने तीनों की जमकर पिटाई कर दी। छात्रा ने भी तीनों की डंडे से जमकर पिटाई की। जब लोगों ने पूछताछ शुरू की तो तीनों नाम और पता बताने को तैयार नहीं थे। तीनों बार बार चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच सूचना मिलने पर शास्त्री नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। तीनों को पुलिस थाने लेकर आई। थानेदार ने बताया कि अब तक पीड़िता ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया है। अगर पीड़िता केस दर्ज नहीं कराती है तो पुलिस अपने बयान पर केस दर्ज कर तीनों को जेल भेजेगी। तीनों बेलदारी टोला और शेखपुरा मोड़ के रहने वाले हैं। गुमला सदर थाना क्षेत्र के लूटो गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। डायन बिसाही के आरोप में की गई है हत्या। तीनों पर टांगी से हमला किया गया। हत्या का आरोप मृतक के 2 भतीजों पर लगा है। दोनों आरोपी हत्या के बाद गांव छोड़कर फरार हो गए और फिर कोटाम पुलिस पिकेट में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए टांगी को निशानदेही पर जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि जिस सोमारी देवी की हत्या की गई वो झाड़ फूंक करती थी। इसे लेकर पहले ही परिवार में विवाद चल रहा था। अपने गोतिया से ही उसका विवाद चल रहा था। तो सुनने में आया कि आपसी विवाद और डायन बिसाई को लेकर विवाद चल रही थी। उसी में टांगी से मारकर हत्या कर दी गई है। सदर एसडीपीओ का कहना है कि वारदात के पीछे मृतक के 2 भतीजों का ही हाथ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि झारखंड में डायन बिसाही के आरोप में अब तक कई लोगों की हत्या हो चुकी है। जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में लोग अंधविश्वास के जाल में अब भी फंसे हुए हैं। बिहार में शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही। भागलपुर में एक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने सर्किट हाउस पहुंचा और वहां मंत्री जी के सामने रोने लगा। अभ्यर्थी का आरोप है कि शिक्षक बहाली में 6,33,000 रुपये देने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। 2 विभागीय कर्मियों पर पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया। हमको नौकरी का झांसा देके सर फर्जीवाड़ा करके फर्जी नियुक्ति पत्र देके हमसे 6,33,000 रुपया ठग लिए सर। मंत्री जी बोले कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने पीड़ित अभ्यर्थी को गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिशों से बचने का सुझाव भी दिया, लेकिन हाल ही में मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ के वायरल ऑडियो के बाद उनके सस्पेंशन की कार्रवाई के बावजूद शिक्षा विभाग में धांधली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई की दरकार है। बिहार में शिक्षा में सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं,
लेकिन बाढ़ अनुमंडल के सैदपुर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ एक कमरे में 3-3 कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाया जाता है। मास्टर साहब के स्कूल नहीं आने से अक्सर कंबाइंड क्लासेस चलाए जाते हैं। शिक्षक की कमी के कारण सब क्लास को लेना पड़ता है क्लास। कभी किस क्लास को ले रही हैं? अभी 6, 7, 8 है। स्थिति ये है कि 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को सैदपुर प्राइमरी स्कूल में एक ही कमरे में पढ़ाया जाता है। ऐसे में परेशान शिक्षक क्या पढ़ाते होंगे, बच्चे क्या पढ़ते होंगे, ये समझना मुश्किल नहीं। ये हाल तब है जब सरकार लगातार शिक्षा में सुधार के दावे करती है। स्कूल की कक्षाओं के बेहतर संचालन की बात की जाती है, लेकिन इस स्कूल की तस्वीर देखकर नहीं लगता कि हालात में सुधार भी हुए हैं। झारखंड में भी शिक्षा व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। गोड्डा में सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ जारी है। मथुरा गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चे बिना क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड के ही पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। स्कूल भवन का छत गिर जाने के बाद बच्चे अब बिना ब्लैक बोर्ड के ही जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। करेंगे, कम संसाधन में हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है। हम गवर्नमेंट टीचर हैं, हमारी मजबूरी है कि जो संसाधन उपलब्ध है उसी में हम लोगों को पढ़ाना है। विभाग को बीच बीच हम लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो हम लोगों ने रिपोर्ट हम लोगों को किए ही हैं। कई बार इसकी शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और डीसी तक से की गई, लेकिन आज तक स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं हुआ। विभागीय अधिकारी कहते हैं स्कूल के लिए जमीन अलग से है नहीं तो क्लास कैसे बनवाई जाए। ऐसे में विभागीय लापरवाही के चलते बच्चों का भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। रग्बी में देश का नाम रोशन करने वाली बिहार की खिलाड़ी आरती कुमारी के गृह जिले नवादा में उसका नागरिक अभिनंदन किया गया। नवादा के स्थानीय कृष्णा प्रसाद स्टेडियम में जिला रग्बी एसोसिएशन की ओर से आरती को सम्मानित किया गया। आरती जिले के वारसलीगंज की रहने वाली है और उज्बेकिस्तान में हुए एशिया अंडर 19 वीमेंस रग्बी चैंपियनशिप में इसने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। यही नहीं, टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड भी आरती को मिला था। हमको बहुत खुशी फीलिंग हो रहा है, क्योंकि कभी इतना अच्छा सम्मान हमको नहीं मिलता था और इंटरनेशनल के बाद इतना अच्छा सम्मान मिल रहा है हमको। आरती की उपलब्धि पर उसे सम्मानित करने खुद सदर एसडीएम पहुंचे। आरती की कामयाबी पर घर परिवार से लेकर जिले के सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सिमडेगा के हरे भरे एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में जल्द ही एक बार फिर हॉकी का वही रफ्तार और रोमांच का जादू बिखरेगा, जिसका झारखंड के हॉकी प्रेमी लंबे समय से इंतजार करते रहे हैं। जी हां, हरियाली से भरे इसी स्टेडियम में 20 अक्टूबर को नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है, जिसमें दनादन गोल दागने के लिए अगले महीने से देश भर की चैंपियन बेटियों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो एक बार पूरा देश सिमडेगा और झारखंड का दमखम देखेगा। झारखंड टीम बनेगी, उसका अभ्यास करा रहे हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र का काम कर रहे हैं। हॉकी की नर्सरी माने जाने वाले सिमडेगा ने देश को कई प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी दिए। इसी स्टेडियम में इसी साल जब सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ, खिलौने, घर के सजावट के सामान, लैंप, गुल्लक, श्रृंगार बॉक्स और भी बहुत कुछ। खूंटी के रनिया की महिलाओं का हुनर बांस से बने इन सामानों में साफ देखा जा सकता है। केलू गांव की 7 महिलाएं बांस के अलग अलग सामान बनाकर न सिर्फ सुर्खियां बटोर रही हैं, बल्कि इससे उनका घर भी चल रहा है। गुलदस्ता सभी कुछ बनाते हैं, बाहर ट्रेनिंग भी देने जाते हैं हम लोग। दीदी लोग को भी सिखाए हैं और कर रहे हैं अभी। बांस के इन सामानों से महिलाओं को हर महीने 5 से 6 हजार की आमदनी हो जाती है। मीरा देवी के साथ काम करने वाली महिलाएं उस दिन का इंतजार कर रही हैं,
जब उनके बनाए सामानों की बिक्री के लिए राज्य सरकार एक बाजार मुहैया कराएगी, जहां इन सामानों की कीमत महिलाओं की मेहनत के मुताबिक मिल सकेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिल